हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे ये टॉपिक जो है ये नंबर सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके संख्या पद्धति के प्रश्नों में भी, ठीक है, और अंकगणित से जुड़े हुए प्रश्नों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम थोड़ा डिस्कशन कर लें कि ये प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं होती क्या है, इससे जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर्स में। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है, पहचानते कैसे हैं, दो बड़े ही मजेदार ट्रिक जिससे कि आप अभाज्य संख्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न सेकंडों में हल कर पाएंगे, और लास्ट में हम फिर डिस्कस करेंगे लगभग 15 प्रश्न जो आपके पेपर्स में जनरली पूछे जाते हैं और अभी भी पूछे जाते रहेंगे। मतलब जैसे आपके रेलवे के पेपर्स के लिए, आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड पेपर्स के लिए और आपके एसएससी के पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके डिस्कशन की। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर्स होता क्या है। एक सिंपल सी डेफिनेशन, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, मतलब जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है, ओनली टू फैक्टर्स, दो गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड होने का मतलब क्या है? दो, मतलब वो केवल दो संख्याओं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अच्छा वो दो भी डिफाइन है पहले से। वो दो कौन से हो सकते हैं? एक तो होगा वन, जो क्या है, सर्वसंहारक, मतलब जिससे सबको काटा जा सकता है, एक सबको काट सकता है। ठीक है, लेकिन एक को काटने वाला और कोई नहीं, केवल और केवल एक होता है। तो बड़ा ही मजेदार डिस्कशन है एक का भी, अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि वो जो दो विभाजक होने चाहिए या फिर वो जो दो गुणनखंड होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए। तो वो होने चाहिए एक तो वन एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब वो दो गुणनखंड क्या हो सकता है? एक तो एक होगा तथा जो संख्या स्वयं है, जो स्वयं संख्या है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेके चलते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन वाइज। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या इससे परे, मतलब इससे अलग हट करके भी कोई तरीका है कि हम अभाज्य संख्याओं को पहचान सके। मतलब इसी मूल से निकला हुआ एक ऐसा रिजल्ट, एक ऐसा परिणाम जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके प्राइम नंबर्स मतलब आपकी अभाज्य संख्याओं से जुड़े प्रश्नों को करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं कि शुरू से समझे कि वो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। किसी ने पूछा कि क्या एक प्राइम नंबर होगा, एक अभाज्य संख्या होगी, तो हमारा जवाब होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। ठीक है, अच्छा किसी ने पूछा कि क्या चार अभाज्य संख्या होगी, तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा नहीं। इस बात का जवाब सिर्फ आप इसी कंसेप्ट से दे सकते हैं। कैसे? अगर हम चार को देखें तो चार, एक, दो तथा चार कुल मिला के दो से ज्यादा संख्याओं से कटता है। यही कारण है कि ये अभाज्य नहीं होगी। ये क्या होगी? ये हो जाएगी भाज्य, जिसको हम इंग्लिश में कंपोजिट के नाम से भी जानते हैं, जिसका डिस्कशन मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाला जो फैमिली मेथड आपको पढ़ाया था उसको पढ़ाते हुए किया था। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आया। लेकिन अब एक के बारे में बात कर ले। एक क्या है? एक केवल एक से कटता है, जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि ये किसी और से नहीं, केवल एक से कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर हुए? केवल और केवल एक। एक के कितने फैक्टर हुए? एक के कितने गुणनखंड हुए? केवल और केवल एक। बस यही हमारी बात इस बात को प्रमाणित करती है कि ये भी अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य होने के लिए स्पेशली कंडीशन दी गई है, दो विभाजक होने चाहिए, मतलब उसका कुल मिलाकर दो फैक्टर, दो गुणनखंड निकलना चाहिए। ठीक है, देखो जो फैक्टर, जो गुणनखंड होगा उसी से संख्या विभाजित भी होती है, इसीलिए जो फैक्टर होगा, जो गुणनखंड होगा, उसे हम अंततः विभाजक का रूप दे देंगे, मतलब हम उसे डिवाइजर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके बढ़ते हैं। शुरुआती अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको क्या बताया? एक अभाज्य संख्या नहीं है और चार से आपकी भाज्य संख्या शुरू होती है। तो इसके बीच में जो है दो और तीन, 2 and 3, इनको कहते हैं हम बेसिक प्राइम नंबर्स, आदि अभाज्य संख्या। ध्यान रखिएगा, मतलब दो भी और तीन भी। अब दो के बारे में एक भ्रांति, मतलब एक कंफ्यूजन ये है कि दो तो सम संख्या होती है, फिर वो अभाज्य कैसे हो सकती है? देखो सम और विषम का डिस्कशन बिल्कुल अलग है, मतलब इवन और ऑड बिल्कुल अलग डिस्कशन है कि जो दो से कट जाए, जो पेयर में हो वो सम कहलाती है, इवन कहलाती है। जो दो से ना कटे, जो पेयर में ना हो, वो ऑड कहलाती है, विषम कहलाती है। तो वो डिस्कशन बिल्कुल अलग है। मतलब अगर आप 100 संख्याएं उठाएंगे तो उसमें से 50 सम और 50 विषम जरूर निकलेंगी, लेकिन आप उन 100 संख्याओं में से कितने भाज्य और कितने अभाज्य हैं, इसके लिए कोई खास पैटर्न आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन बिल्कुल अलग है।
हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो मैंने आपसे बोला है कि अभी लास्ट में मैं आपको 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे कि सम भी है और भाज्य भी है, सम भी है और भाज्य भी है, तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो पहले आप इसकी बेसिक समझ लेंगे तो वो प्रश्न समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। और वो सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें 2 के बारे में, तो 2 अभाज्य क्यों है? क्योंकि ये अभाज्य वाली कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। अभाज्य की कंडीशन क्या है कि केवल 2 गुणनखंड, मतलब केवल 2 विभाजक होने चाहिए। तो अगर हम 2 का देखें तो गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 1, मतलब 1 गुणा 2, मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं से, 1 से भी और 2 से भी क्या है, 2 को विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि 2 एक अभाज्य संख्या है। यहां तक बात समझ में आ गई। 3 के बारे में आप बड़े आराम से मान लेंगे, क्योंकि वो विषम संख्या है, तो ज्यादातर दिमाग में यही कंडीशन बैठी हुई है कि जो विषम होता है वो अभाज्य हो सकता है, ठीक है। मैं इस कंडीशन को भी थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस डिस्कशन से आगे। मैंने क्या क्या बताया उसकी एक छोटी सी समरी मैं आपसे डिस्कस कर लूं। मैंने बोला आपसे कि केवल 2 विभाजक होने चाहिए, मतलब अगर हम उसको फैक्टराइज करें, उसका गुणनखंड निकाले तो केवल 2 निकलने चाहिए। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सेकंड थिंग, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो, ज्यादा वाली स्थिति 4 की है और कम वाली स्थिति 1 की है, इन दोनों ही परिस्थितियों में वो संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी, ठीक है। दैट विल बी नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट, अब बात आती है कि आदि अभाज्य संख्या, बेसिक प्राइम नंबर्स के बारे में बात करी तो वो कौन से हैं? 2 और 3, 2 and 3, ठीक है। क्योंकि एक सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है और एक विषम संख्या होते हुए अभाज्य है, ठीक है। यहां तक डिस्कशन बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक टेक्निक समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस तरह से गिनने लगे कि कौन कौन सी संख्या के केवल 2 विभाजक होंगे, फिर काफी वक्त लग जाएगा। तो एक सिंपल सी टेक्निक है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे? देखिए 4 4, ठीक है, फिर इसका आधा कर दीजिए 2 2, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए 44 का आधा 22, ठीक है। उसके बाद आप रखिएगा याद 3 2, क्या याद रखेंगे हम? 3 2, ठीक है। अब 32 का रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? 23, मतलब 2 3, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद सबसे छोटी मतलब अभाज्य संख्या, मतलब 2 पे आ जाइए और लास्ट में 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि 44 उसका आधा 22, फिर 32 32 का उल्टा 23 और लास्ट में 21, मतलब 2 और 1। इस तरह से करके आप याद रखिएगा। अब आप जानना चाहेंगे कि ये है क्या? ये है आपकी पहली ट्रिक। किसकी? अभाज्य संख्याओं की, जो उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए। भाई कौन सी ट्रिक है ये? क्या बताना चाहती है? ये आपको बताना चाहती है कि 100 के अंदर अंदर जो अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 विभाजक हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो ऐसी संख्याएं कितनी होती हैं उनकी संख्या बताने के लिए ये आपका रामबाण साबित होगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा? 4 4 2 2 3 2, फिर 2 3, फिर उसके बाद लास्ट में 2 1। ये कैसे रामबाण साबित होगा मैं आपको बता दूं। इसको ऐसे ध्यान रखिए कि जैसे 0 से लेके 10, मतलब 10 तक कितने हमारी अभाज्य संख्या है? 4। 10 से लेके 20, वो भी कितनी है? 4। 20 से लेके 30 कितनी हो गई? 2। 30 से लेके 40 कितनी हो गई? 2। 40 से लेके 50 कितनी है? 3। 50 से लेके 60 के बीच कितनी है? 2। 60 से लेके 70 के बीच कितनी है? 2। 70 से लेके 80 तक कितनी है? 3। 80 से लेके 90 तक कितनी हो गई आपकी? 2। और लास्ट में 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? केवल 1, ठीक है। 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हुई? केवल और केवल 1, ठीक है। तो ये ट्रिक जो है आपकी, ये आपको बता देगा कि आप अपनी अभाज्य संख्याओं की संख्या कैसे बताएंगे, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ सवाल क्या क्या आ जाता है? जैसे वो पूछ लेंगे कि बताइए 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो आपको 20 तक आना है और यहां जोड़ के बता देना है 4 और 4 8, ठीक है। उन्होंने पूछ लिया बताइए 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, तो यहां 50 तक आपको आना है, आप अपना जवाब दे देंगे 15, ठीक है। उसने आपसे पूछे नहीं मुझे बताओ 20 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप यहां से शुरू करेंगे, ना कि आप शुरू से जाएंगे। तो आप यहां से शुरू करिए, 2 2 4 और 3 7, तो 20 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? 7, ठीक है। ये पहली बात आपको समझ में आई, पहला ट्रिक आपको समझ में आया। चलिए बढ़िया है। अभी हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन जब करेंगे तो यहां पे ये ट्रिक आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो ये थी आपकी ट्रिक नंबर 1, ठीक है। अब आ जाइए ट्रिक नंबर 2 की तरफ। देखिए ट्रिक 2 आपको बताएगा कि वो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, आदि अभाज्य संख्याओं को छोड़ के, आदि अभाज्य संख्या मैंने कौन कौन सी बताई थी आपको? 2 और 3, ठीक है। तो आदि अभाज्य संख्याओं को छोड़कर
बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब के सब 6 के मल्टीपल से चाहे तो एक कम है चाहे तो एक ज्यादा है। ठीक है, मैं अगर यहां पे लिख के समझाऊं तो 6n माइनस प्लस 1। ठीक है, चाहे तो एक कम चाहे तो एक ज्यादा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले के रूप में ये थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और आसान सी भाषा में आपको समझा देता हूं। क्या अगर आपको पता करना हो कि वो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, अगर 1 से 10 के बीच में 4 है या 10 से 20 के बीच में अगर 4 है, तो वो कौन कौन सी है, ये पता करने के लिए आप कुछ नहीं, आप 6 का पहाड़ा लिख लो। 6 कम 6, 6 गुणा 12, 6 गुणे 3 18, 6 गुणे 4 24, 6 गुणे 5 30, 6 गुणे 6 36। ठीक है, 6 गुणे 7 42, 6 गुणे 8 48, 6 गुणे 9 54। अब मैं 60 तक नहीं जा रहा क्योंकि पहले मैं आपको 50 के अंदर का समझा दूं। ठीक है, मैंने यहां तक लिख दिया। ठीक है, यहां तक आप देख पा रहे हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था, इससे एक कम और एक ज्यादा, तो 6 से एक कम कौन होगा 5 और एक ज्यादा कौन होगा 7। 12 से एक कम कौन होगा 11, एक ज्यादा कौन होगा 13। 18 से एक कम कौन होगा 17, ज्यादा करेंगे तो कितना होगा 19। 24 से एक कम 23, ज्यादा करेंगे तो 25। यहां 30 से एक कम कितना होगा 29 और ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, 36 से एक कम क्या होगा 35, ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 37। 42 से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 41, ज्यादा करेंगे कितना हो जाएगा 43। 48 से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 47, 48 से एक ज्यादा करेंगे कितना हो जाएगा 49। 54 से एक कम करेंगे कितना होगा 51। और चूंकि मैं अभी 50 से ऊपर नहीं जा रहा तो मैंने यहीं तक लिख के छोड़ दिया। तो इसका मतलब और आगे का लिखना हो तो क्या करेंगे, हम 6 का पहाड़ा और आगे तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, हम पहचानते हैं कि ये जो अभाज्य संख्याओं की जो अभी हमने संख्याएं जानी है वो अभाज्य संख्याएं होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आदि अभाज्य संख्या के रूप में आपको 2 और 3 मिल गया, इसको मत भूलना। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना कि 6 से ठीक पहले कौन है 5 है तो ये अभाज्य संख्या, 6 के बाद कौन है 7 है तो ये अभाज्य संख्या। लेकिन इसके आगे ये जो हमने पैटर्न लिखा है ब्लू कलर से, ठीक है, इसमें कोई भी 5 और 7 का मल्टीपल बचने ना पाए। ठीक है, अगर मल्टीपल दिख गया तो उसको तुरंत हटा दो आप। तो 5 का मल्टीपल अगर हम देखें तो 11 13 17 19 23 25, 25 5 का मल्टीपल कट करो। 29 31 35, 35 5 का मल्टीपल कट करो। 37 41 43 47 49 51 छोड़ दो आप। ठीक है, अब आ जाओ आप 7 के लिए। तो 7 के लिए 11 13 17 19 23 25 वो कट चुका है पहले। 29 31 35 कट चुका है आपका। 37 41 43 47 49 इसको कट करो 51। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आया हूं, मैं डायरेक्टली भी कट कर सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इतना आपने काट लिया ना, अब ये जितने भी बचे हैं ये सब के सब प्राइम नंबर है। ठीक है, कौन से, जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो इससे बीच में से आप 6 का पहाड़ा मतलब इस 6 की टेबल को मिटा सकते हैं। ठीक है, तो सर ये वाली चीज कहां काम आएगी, ये वाली चीज तब काम आएगी जब आपसे बोला जाए कि 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए या 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। उसमें ये वाली टेक्निक आपके लिए रामबाण काम करेगी। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या बोला था, 1 से 50 तक अगर हम जाते हैं तो 50 तक अगर आप आ जाओ तो कुल मिला के कितनी अभाज्य संख्याएं मिल रही थी, तो 3 2 5 2 7 4 11 4 15। जरा देखना ये 15 अभाज्य संख्याएं हैं क्या। 2 तो ये हो गई, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 50 तक की बात करें तो इसको भी मिटा दो आप। ठीक है, यहां तक आप बात समझ में आ रहे हैं। मतलब अगर हमें इससे और आगे जाना पड़ता तो मैं 6 का पहाड़ा और आगे तक पढ़ता, फिर उसमें से -1 +1 करता चला जाता और फिर 5 और 7 का मल्टीपल उसमें से छाट देता। मतलब हम इस तरह से 100 तक तो बड़े आराम से जा सकते हैं और ज़्यादातर जो आपके सवाल होते हैं वो 100 तक के रेंज में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन कर ले जो आपके पेपर्स में लगातार पूछे जाते हैं। इन 2 ट्रिक को मत भूलिएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अगर अभाज्य संख्याओं की संख्या पर सवाल आए ये आपके लिए, और अगर अभाज्य संख्याओं पे सवाल आए डायरेक्टली कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो ये वाली ट्रिक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, शुरुआत करें। मैं जो क्वेश्चंस बोलूंगा वो आपको यहाँ पे फ्लैश होता हुआ दिखेगा और मैं आपसे डिस्कस करता चला जाऊंगा उनका जवाब। ठीक है, मैं यहाँ अपने फोन में उसे पढ़ता हूँ और आप उसे देखिएगा अपने स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए पहला सवाल आपसे जो पूछा गया है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन होती है। तो अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है आपकी 2। तो पहले सवाल का जवाब जो होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ जवाब। ठीक है, बैकअप के लिए। चलिए नेक्स्ट, दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पे देखिए और मैं आपको यहाँ जवाब लिख रहा हूँ। ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो भी आंसर होगा हमारा 2। ठीक है,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है, ठीक है, क्योंकि एक ना तो भाज्य हुआ ना अभाज्य हुआ। भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा विभाजक या 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, और अभाज्य होने के लिए केवल 2 गुणनखंड या 2 विभाजक होने चाहिए, तो एक उस कैटेगरी में भी नहीं आता। इसीलिए एक केवल एक है, 1 इज ओनली 1, ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो अभाज्य ना ही भाज्य। सर एक एक विषम संख्या है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाज्य अभाज्य से बिल्कुल अलग डिस्कशन है विषम और सम का। एक एक विषम संख्या जरूर है, ठीक है, लेकिन भाज्य अभाज्य की श्रेणी में कहीं नहीं आता, वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। यहां तक आप बात समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सम भी हो और अभाज्य भी हो, ये केवल ये गुण किसमें है, 2 में, ठीक है, 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल भी आपसे क्या पूछा गया है, बताइए सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा सम अभाज्य संख्याओं की संख्या केवल और केवल 1 है। कितनी है, केवल और केवल 1। वो कौन है, केवल 2, ठीक है। ये चौथी बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो अनगिनत, क्योंकि 2 के बाद 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 के बाद जितने भी आपकी अभाज्य संख्याएं होती है वो सब के सब विषम ही होती हैं, ठीक है। तो जिस तरह से प्राकृत संख्याओं की कोई सीमा नहीं है, उसी तरह अभाज्य संख्याओं की भी कोई सीमा नहीं है। तो आप यहां पर इस सवाल का जवाब लिखेंगे इनफाइनाइट, मतलब असीमित, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप इसका जवाब देंगे इनडेफिनिट, मतलब अपरिभाषित। इसकी परिभाषा आप नहीं दे सकते कि संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो उसी तरह उसकी अभाज्य संख्या भी कितनी भी बड़ी हो सकती है। परिभाषा नहीं दिया जा सकता, इसीलिए इसको बोलेंगे इनडेफिनिट, अपरिभाषित। यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि पहले 100 प्राकृत संख्या, ये आपके रेलवे में पूछा गया सवाल है, सब बोल रहा है पहले 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 और 1 25, ठीक है। आप याद भी डायरेक्टली रख सकते हैं कि 1 से लेके 50 के बीच कुल मिला के 15 और 1 से लेकर 100 के बीच कुल मिला के 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर डायरेक्टली याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी याद है तो आप इसको तुरंत जोड़ के लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो कितना होगा, 25, ठीक है। अब आ जाइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको सीख लीजिए कैसे करते हैं। हालांकि आप देख के बता सकते हैं, पहला वाला जो है वो 153 या 17 से कटेगा। टेबल्स भी अगर आपको अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नहीं याद है तो मैथ्स बेसिक्स 1.0 वाली जो आपको प्लेलिस्ट शेयर की है वो जरूर देखिए, ठीक है। और ये जानने के लिए कि किससे किससे कटेगा, तो डिविजिबिलिटी वाली जो मैंने आपको प्लेलिस्ट शेयर की है, डिविजिबिलिटी आपके नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाद बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके जो डिविजिबिलिटी का जो फैमिली मेथड मैंने आपको बताया वो जरूर देख लीजिए। ये 2 नॉलेज आपके पास अगर होगी तो आप यकीन मानिए आप अभाज्य संख्याओं से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम प्राइम नंबर्स की ही बात कर रहे हैं तो 153 प्राइम नहीं होगा क्योंकि वो 17 से कटेगा। 143 भी 13 की पहाड़ में आएगा, 13 गुना 11 143 होता है, नहीं होगा। 133 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, 19 की पहाड़ में आता है ये। तो एकमात्र जो आपका ऑप्शन बचता है वो बचता है 163, 163। तो 163 हमारा जवाब होगा कि ये मेरी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। 163 विल बी द प्राइम नंबर। अच्छा कैसे चेक करें, अगर डायरेक्टली पूछ लिया गया कि कोई संख्या प्राइम है या नहीं, कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सी टेक्निक है। 163 के ठीक पास में कौन सा होता है, 169, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आपको देखना है अपने नंबर के बिल्कुल पास का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 169 169, और उसी का आप क्यूब स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना आता है 13। अब 13 से छोटा जो भी अभाज्य संख्या है उससे आप अपने नंबर को काट के देख लीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो ये डेफिनेटली एक अभाज्य संख्या है। किसी से भी अगर कट गया तो फिर ये भाज्य संख्या होगी। यही इसकी एक सिंपल टेक्निक है, एकमात्र टेक्निक है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें तो 13 से ठीक पहले कौन है, 11, 11 से कट रहा है तो 11 का में 11 नहीं कटा। उसके बाद आप देख लीजिए 7, 7 से कटा तो 7 से भी नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा। अब आप देख लीजिए 5, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 की विभाज्यता का नियम है, अंत में 0 या 5 होना चाहिए। 3 से 6 3 9 1 10, इसका सम चूंकि 3 से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कटेगा, और 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में कोई भी सम संख्या नहीं है, अंतिम अंक इसका सम संख्या नहीं है, तो वो 2 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं
अगर आप ले मतलब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई किससे किससे काट के देखना है, तो 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे काट के देखो, ठीक है। और उसके लिए आपको विभाज्यता का नियम अगर पता है तो आप जल्दी जल्दी ये डिसाइड कर लेंगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर इनमें से किसी से नहीं कटा तो आपकी ये संख्या क्या निकल जाएगी, अभाज्य निकल जाएगी, ठीक है, ये अभाज्य ही कही जाएगी, ठीक है। वैसे ये पहचानने के लिए कि हाँ अभाज्य संख्या है या नहीं, तो ऑप्शंस में आप पहले छांट लीजिए कौन कौन सी भाज्य संख्या है। जैसे अभी मैंने किया कि 4 ऑप्शन है, मैंने चारों को चार में से 3 को छांट लिया भाज्य है, तो जो चौथी बची वो अभाज्य है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये जो आपका सवाल पूछा जा रहा है ये क्या कह रहा है आपसे कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो मैंने अब आपको तरीका दे दिया है, आप यहीं से जोड़ लीजिए। 50 से 100 बोला है ना, तो आप 50 के आगे की बात करिएगा, 50 तक हो गया इसको छोड़ दीजिए, उसके आगे यहां से बात करिएगा तो 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10। तो 50 से 100 के बीच में कुल मिला के कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 10, ठीक है। तो इस 9th सवाल का जवाब होगा आपका 10। अगले सवाल में इसने आपसे पूछा है कि 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या है, उनका योगफल बताना है, ठीक है। तो उसमें आपकी कौन सी टेक्निक काम करेगी, ये वाली, ठीक है। 50 से 80 के बीच, तो भैया 6 का पहाड़ा सबसे पहले उस रेंज में ले जाओ जो 50 से ऊपर हो और 80 के नीचे हो। तो 6 का पहाड़ा अगर हम उस रेंज में ले जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6 नंबर 54, ठीक है। फिर 6 का 10 गुना 60, फिर 66, फिर 72, मतलब 6 जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। फिर 78, ठीक है, हो गया 80 तक हम आ गए। 50 से 80 के बीच का रेंज था, ठीक है। तो 50 से आगे देखना था और 80 से पीछे देखना था, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था, इसमें एक कम और एक ज्यादा करते जाओ। तो यहां 55 और यहां हो जाएगा 53, यहां हो जाएगा आपका 61 और यहां हो जाएगा आपका 59 59, ठीक है। यहां आपका हो जाएगा 67, यहां आपका हो जाएगा 65, यहां आपका हो गया 73 73 और यहां हो गया आपका 71, ये हो गया आपका 79 और ये हो गया आपका 77, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मैंने आपसे कहा था कि जो इससे छोटी जो प्राइम नंबर्स है उससे जोड़ काट के देखिएगा। तो जैसे 6 से ठीक पहले कौन था, 5, तो 5 वाली टेबल में ये आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। 7 से कटने वाली देख लीजिए, तो भैया 7 से कोई नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, ठीक है। तो 5 और 7 इन दोनों का काम हो गया, मतलब आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए कि अब इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं बची है जो कि कंपोजिट मतलब जो कि भाज्य होगी, ठीक है। तो अब आप इन्हीं संख्याओं का योगफल बताना था, तो इनको जोड़ के बता दीजिए, ठीक है। 53 59 61 71 67 73 79, इनको जोड़ने का एक खास तरीका आपको बताता हूं। जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ना 10 के बाद वाले, उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे तो उसके अंत में 1 होगा चाहे 9 होगा, या तो होगा 7 या तो होगा 3, मतलब कुल मिला के यही 4 अंक होते हैं, 1 9 7 या 3, क्या यूनिट डिजिट के रूप में, ठीक है। तो उनको जोड़ने के लिए आप कॉम्बिनेशन यही लीजिएगा, 3 का 7 के साथ क्योंकि वो 10 देगा, और 1 का 9 के साथ क्योंकि वो भी 10 देगा। जोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं उसी तरीके से जोड़ूंगा, बहुत आसानी से हम इसको जोड़ सकते हैं। देखिए 79 में मैं 71 जोड़ दूंगा, तो 70 70 140 और 10 150, ठीक है। उसके बाद आप देखो 73 में मैं 67 जोड़ दूंगा, 3 को 7 वाले के साथ जोड़ना है, तो 7 6 13 और 1 14 140, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये 4 आपके हो गए। अब बचता है आपका 59 में 61 जोड़ दीजिए, तो 60 50 110 और 10 120 हो जाएगा आपका। अब एकमात्र बचता है आपका कितना, 53। तो देखिए आपके लिए जोड़ कितना आसान हो गया, ठीक है। इस तरह से करके आप प्राइम नंबर्स को बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहां 15 और 14 29, 29 और 2 31 10 41, ठीक है, और 41 और 5 46, 460 तो आपका ये हो गया, 3 और आएगा, मतलब 463 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो जोड़ने का तरीका भी अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपके लिए प्राइम नंबर से जुड़ा हुआ जो एकमात्र थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसके योगफल और औसत से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, तो आप इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 4 6 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की जो अभाज्य संख्या है उसका अंतर ज्ञात करें। तो अब तो आप ये सारी चीजें सीख चुके हैं, ठीक है। 90 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो एकमात्र होती है, केवल एक होती है, वो होती है 97, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 97 में से 2 अंकों का बोला गया है सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दिख रही है वो कितनी दिख रही है, 11 97 में से 11 घटा करके कितना आएगा, तो 86, तो हमारा आंसर हो जाएगा 86। तो लीजिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 86, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए 3-4 क्वेश्चन और बढ़िया सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि इससे जुड़ा हुआ हर तरह का डाउट आपका खत्म हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। विषम हो तो ज्यादातर अभाज्य जो होते हैं, मतलब जो भी अभाज्य है वो विषम होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के।
लेकिन वो बोल रहा है नहीं मुझे विषम भाज्य संख्या चाहिए, ठीक है। तो 12 पहला ऑप्शन है आपका 12, ये पहली बात की विषम नहीं है इसलिए इसको पहले ही छाट दिया हमने। अगला ऑप्शन है आपका 15, ये विषम भी है और भाज्य भी है क्योंकि ये 5 से कटता है, ठीक है। तो यही मेरा आंसर होना चाहिए, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 13, ये पहली बात की विषम है लेकिन अभाज्य है, इसने बोला था भाज्य चाहिए, ठीक है। और उसका अगला ऑप्शन है आपका 14, ये पहली बात की विषम ही नहीं है, ठीक है। तो विषम नहीं होने के कारण तो इन दोनों को छाट दिया। ये विषम है लेकिन अभाज्य है, इसने अभाज्य नहीं मेरे से भाज्य पूछा था, इसलिए मैं भाज्य का जवाब दे रहा हूं, तो मेरा आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि भाई अभाज्य कौन सी है। अभाज्य वो संख्या है जो केवल एक से और खुद से कटे, जैसे 13 एक से कटेगा और खुद से कटेगा तो अभाज्य है। लेकिन मुझे पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था कि विषम हो लेकिन भाज्य हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो विषम होते हुए भी भाज्य है, ठीक है। यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभाज्य जितनी है वो विषम है, ये बात सही है। जो विषम है वो अभाज्य होंगी इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को गांठ मान लीजिए कि जो अभाज्य होंगी वो विषम होंगी, दो को छोड़ के, ठीक है। लेकिन जो भी विषम होंगी उनको जबरदस्ती अभाज्य नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। उसी तरह दो को छोड़ के बाकी जितनी सम संख्याएं हैं वो भाज्य है, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन दो को जबरदस्ती नहीं घसीटेंगे कि तुम भी भाज्य बनो, दो हर हाल में अभाज्य ही रहेगा। तो एक बात और मैं लिख देता हूं आपके लिए, समझने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको, ठीक। इस सभा में अभी अभी मैं ये घोषणा कर रहा हूं, ठीक है, सभा अभी करके याद रखिएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ जितनी भी सम होंगी वो भाज्य होंगी, ये बात बिल्कुल सही है, और जितनी अभाज्य होंगी वो विषम होंगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इन दोनों का एकमात्र अपवाद जो है, द ओनली एक्सेप्शन इज, क्योंकि दो बातें मैंने कही है ना, तो स और अ पकड़ लीजिए, दो बातें कही हैं तो दो पकड़ लीजिए, सिर्फ ये एकमात्र अपवाद है, ठीक है। अब ये स और अ क्यों लिखा? क्योंकि एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है वो केवल 2 है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है वो केवल 2 है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, सभा जितनी सम है वो सबके सब भाज्य होंगी, ठीक है। यहां तक बात समझ गए। जितने इवन है वो सबके सब कंपोजिट होंगे। अच्छा, सेकंड, जितनी अभाज्य है, जितने प्राइम है वो सबके सब विषम होंगे, ठीक है। जितने प्राइम है वो सबके सब ऑड होंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इन दोनों का एकमात्र एक्सेप्शन, द ओनली एक्सेप्शन इज 2, ठीक है। क्योंकि दो बातें मैंने कही है तो 2 लिख दिया मैंने, ऐसे करके याद रखिएगा, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। दोनों का आप पहला वर्ण पकड़ लीजिए, मतलब स और अ, मतलब जो सम भी है और अभाज्य भी है वो एकमात्र कौन है? 2, ठीक है। तो इस तरह से करके आप ये वाली ट्रिक भी याद रखिएगा, आपके काम आएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य है? सह अभाज्य क्या होता है? ये बात मैंने आपको वाले वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है, आप डिविजिबिलिटी वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्या बताया गया है? सह अभाज्य होने के लिए उनका एचसीएफ, उनका जो मसो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, मतलब उनके बीच और कुछ कॉमन नहीं हो सिवाय 1 के, क्योंकि 1 तो सब में है, लेकिन 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना हो। ऑप्शन से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने मासा निकालने का भी तरीका आपको बहुत अच्छा बताया है, तो आप वो दोनों वीडियो जाकर के देखिएगा इस वीडियो के बाद, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है 3025 49 20, ये देखते ही लग रहा है 5 से कटेगा, क्योंकि 1 के अंत में 5 है, 1 के अंत में 0 है। दूसरा ऑप्शन है 348 296, 2 से कटेगा क्योंकि अंत में 8 और 6 है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 114 213, तो इसको जरा देख लीजिए, आपका 3 से कटेगा क्योंकि इसका जो डिजिट सम है वो 3 से कट रहा है, ठीक है। तो एकमात्र ऑप्शन बचा आपका डी, तो ऑप्शन डी ही आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, मतलब 59 97। ये कैसी संख्याएं हुई? सह अभाज्य, क्योंकि आप इसके बीच में अगर कॉमन लेंगे ना तो ये संख्याएं 1 के सिवाय और कुछ कॉमन नहीं रखती अपने बीच, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य। इनमें से कोई एक संख्या भाज्य हो सकती है, हालांकि अभी तो ये दोनों अभाज्य हैं, लेकिन कोई एक संख्या भाज्य हो सकती है। जैसे अगर किसी ने बोला कि 3 और 4 क्या है, तो वो सह अभाज्य है, मतलब एक दूसरे के बीच नहीं कटेंगी 1 के अलावा किसी और से, ठीक है। उनके बीच 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होगा। लेकिन अगर हम 3 और 4 में देखें तो 4 तो भाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य का मतलब दोनों अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है। बाकी आप उस वीडियो में जाकर के समझ लीजिए, ठीक है, जहां मैंने डिविजिबिलिटी आपको क्लियर की है, मतलब विभाज्यता के नियम सारे बताए हैं फैमिली मेथड के थ्रू, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीका बताया है, आप जाकर के उसे जोड़ देखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा? देखिए युग्म अभाज्य संख्याएं जब भी पूछी जाए तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि युग्म अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके पहले तो दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और उनके बीच में गैप 2 का होना चाहिए। गैप कितने का होना चाहिए? 2 का।
तो वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 और 3 युग्म अभाज्य है, नहीं है, क्योंकि उसके बीच गैप 1 का है। 2 और 3 दोनों अभाज्य जरूर है, लेकिन युग्म अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमसे जब युग्म अभाज्य संख्याएं पूछी जाए, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वैसे केस में मुझे डिफरेंस 2 का चाहिए और दोनों के दोनों अभाज्य संख्या चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन ही देख लूं तो पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, 71 73 दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहां पे हम देख चुके हैं इस वाली सीक्वेंस में आगे जाकर के, और उसके साथ साथ इनके बीच का जो अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। रखिएगा उसके आगे देखिए 3 7 नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच 4 का गैप है, ठीक है। 37 41 भी 4 का गैप है और 43 47 भी 4 का गैप है, तो ये सब युग्म अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये भी आपका रेलवे में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2018 में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। अब की बार बोल रहा है कि पहले पूछा था कौन है, अब बोल रहा है कि इसमें से जोड़े में मतलब युग्म अभाज्य संख्या वो नहीं होनी चाहिए, तो इनमें से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जरा देखिएगा 41 43 होगा, दोनों अभाज्य है, 2 का गैप है। 191 193 2 का गैप है, ठीक है। 161 163 2 का गैप तो है, लेकिन जरा देखिएगा 161 क्या अभाज्य है, 7 दूना 14 7 त्रिका 21 7 से कट रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपकी डिविजिबिलिटी मतलब आपकी विभाज्यता भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। तो फैमिली मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, विभाज्यता का नियम जो मैंने आपको बताया, जरूर जाके देखिए, बहुत काम की टेक्निक है आपके लिए, ठीक है। अच्छा 101 103 2 का गैप तो है, लेकिन दोनों के दोनों अभाज्य है, मतलब वो युग्म अभाज्य संख्या है। मुझसे पूछा गया था युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये 2 का गैप होते हुए भी युग्म अभाज्य संख्या क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि 161 अभाज्य नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, सहअभाज्य और युग्म अभाज्य में क्या अंतर है। देखिए सहअभाज्य में मैंने आपसे क्या कहा कि दोनों संख्याएं अभाज्य होनी जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों के बीच एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब उनका एचसीएफ उनका मौसा एक होना चाहिए। और युग्म अभाज्य संख्या में क्या है कंडीशन, युग्म अभाज्य संख्या में कंडीशन यह है कि दोनों के दोनों अभाज्य होने चाहिए और उनके बीच 2 का गैप होना चाहिए। कितने का गैप होना चाहिए, 2 का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल आपके लिए होगी, काफी आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। फिर भी आप इसको एक बार और रिवाइज करके कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए देख लीजिए, मतलब इस वीडियो को फिर से रिप्ले कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये पूरी की पूरी डिस्कशन आने वाले पेपर्स में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि हम बहुत ही मजेदार कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशंस आपसे छूट ना जाए, आपसे एग्जाम से पहले आप उन सारे के सारे वीडियोस को देख पाएं। तो इसके लिए आपका सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाना जरूरी है। ये मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, आप नहीं भी कर रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपसे कुछ छूट रहा है, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे छूट रही हैं, तो यकीन मानिए आप कहीं बाद में इस बात के लिए पछताए ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक जो जुड़ाव है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने का मौका मिल रहा है, वो जरूर बना लीजिए, ठीक है। हम आपके साथ होंगे, आपकी सफलता में हम कुछ भूमिका अदा करेंगे, बाद बाकी पूरी सफलता आपकी ही होगी, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन फिनिश करता हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।